श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 40। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि विचारों की शक्ति महान है। उसे चेतना की प्रचंडता कहते हैं। वह जिस भी दिशा में चल पड़ती है, जिस कार्य में जुट पड़ती है, उसे सफलतापूर्वक पूरा करके रहती है। अनेकानेक लाभ हैं। वह शक्तियों और विभूतियों का पुंज है। निगृहित मन को ऐसे प्रयोजनों में तन्मय होने की कला सिखानी चाहिए जो प्रगति की दिशा में अग्रसर करे। क्रमशः आगे मनः विकास के भिन्न भिन्न सोपान। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में चित्त की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए 5 प्रकार के व्यक्तित्वों का उल्लेख किया है। इन्हीं आधारों पर व्यक्ति का उत्थान पतन निर्भर करता है, जो अपने आप बनाया एवं बिगाड़ा जाता है। वस्तुतः मनुष्य किसी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं है, अपितु स्वयं चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता का चयन कर स्वयं को उठाता अथवा गिराता है। इसी को महर्षि पतंजलि चित्त की विभिन्न भूमियां कहते हैं एवं इन्हें क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता, निरुद्ध के नाम से पुकारते हैं। क्षिप्तावस्था में मनुष्य ना तो अपने उत्थान की बात सोच पाता है और ना ही समाज में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है। ऐसे व्यक्तियों को नर पशु की संज्ञा दी जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। ये शरीर से तो मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, किंतु इनकी मानसिक संरचना पाश्विक संस्कारों से युक्त होती है। मन इतना चंचल रहता है जिससे चिंतन पेट और प्रजनन के इर्द गिर्द घूमा करता है एवं इसके लिए ऐसे व्यक्ति कुछ भी नीति अनीति का आचरण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। फलतः निरंतर दुखी, चिंतित और शोकपूर्ण जीवन बिताते हैं। हमेशा कार्य में लगे रहने पर भी कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य भेद नहीं कर पाते। अस्त व्यस्त एवं अदूरदर्शिता पूर्वक कार्य करने वाले भी इसी वर्ग में आते हैं। दूसरी अवस्था है मूढ़ता की। इस प्रकृति के मनुष्य निद्रा, मोह, भय, आलस्य, तंद्रा, दीनता आदि दुर्गुणों से घिरे रहते हैं एवं ठीक ढंग से सोच विचार नहीं कर पाते, क्योंकि बौद्धिक शक्तियों पर आवरण पड़ा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित होकर वे विपरीत और अनुचित कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। नैतिक मर्यादा एवं अनुशासन को तोड़ने वाले ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। जन प्रवाह में बहने में इन्हें कोई भी हानि नहीं दिखती। मछली की तरह प्रवाह के विपरीत चलने की नीति का पक्ष लेने एवं उस प्रवाह को मोड़ने का साहस ये व्यक्ति नहीं जुटा पाते। इस क्रम में विक्षिप्तावस्था तीसरा चरण है। इस प्रकार के मनुष्यों का स्तर पूर्व की 2 श्रेणियों की तुलना में कुछ ऊंचा अवश्य होता है, पर फिर भी इन्हें जनसंख्या का एक घटक भर माना जा सकता है। योग्यता, तत्परता एवं संपन्नता का अभाव न होते हुए भी कृपण एवं कायर बने रहते हैं। साहस एवं उदारता होते हुए भी वे संकीर्णता की परिधि में ऐसे जकड़े होते हैं जिसमें कुछ करते धरते बनता नहीं। ये जिस तिस प्रकार जीवन तो जी लेते हैं, किंतु आत्मसंतोष, दैवी अनुग्रह एवं लोक सम्मान जैसी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकने में वे सर्वथा असमर्थ होते हैं। उनकी गणना व्यक्तित्व की दृष्टि से अविकसित और असहायों में ही होती है, क्योंकि वे मात्र अपना ही बोझ किसी प्रकार उठा पाते और सहायता को अपने तक सीमित रखकर कृपण कंजूस बने रहते हैं। एकाग्रावस्था चित्त की अगली कड़ी है। इससे संपन्न लोगों की ही गणना प्रतिभाशालियों में होती है। वे लोभ, मोह, अहंकार से सर्वथा बचे रहते हैं। वे चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में ऐसी उत्कृष्टता ले आते हैं जिनका अनुकरण कर परिकर में रहने वाले अन्यान्य लोग लाभान्वित होते हैं। भौतिक प्रगति का श्रेय भी इन्हें ही मिलता है। सूझ के धनी
एक साथ अनेक पक्षों पर दृष्टि रख सकने की क्षमता होने के कारण व्यवस्थापक एवं शासनाध्यक्ष भी कहलाते हैं। कलाकारों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों का वह वर्ग भी इनके अंतर्गत आता है जो लोक मंगल के लिए ही अपनी प्रतिभाओं का सदुपयोग करते हैं। इस प्रकार के मनीषी, वैज्ञानिक, साधु, सज्जन, सेवाभावी लोग नगण्य से साधनों से सदाशयता की रीति नीति अपनाते हुए हंसता हंसाता जीवन जी लेते हैं। इन्हीं लोगों ने कभी देश देशांतरों में प्रगतिशीलता का सर्वतोमुखी, सुसंपन्नता एवं सुसंस्कारिता का वातावरण बनाकर रख दिया था। सतयुग के आदर्श ऐसे ही लोगों के द्वारा स्थापित किए हुए हैं। पांचवी एवं अंतिम अवस्था है निरुद्धावस्था। यह चेतना की चरम स्थिति है एवं व्यावहारिक, चारित्रिक दृष्टिकोण से सर्वोपरि अवस्था है। इस अवस्था को पतंजलि ने समाधि के रूप में तो योगी राज अरविंद ने सुपर माइंड के रूप में चित्रित किया है। वस्तुतः यही वह उत्कृष्ट अवस्था है जिसमें समाधि जैसी क्षमताएं एवं रिद्धियों सिद्धियों के भंडार हस्तगत हो जाते हैं। इन्हें देव, मानव एवं महापुरुष जैसे नामों से पुकारते हैं। ये सभी इंद्रिय, समय, साधन एवं विचार संयम से उत्पन्न शक्ति को आत्म परिष्कार से लोक मंगल तक के उच्च स्तरीय प्रयोजनों में ही नियोजित करते हैं। इनकी निजी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। समाज का नवोत्थान एवं सामायिक समस्याओं का समाधान ही इनका मुख्य लक्ष्य होता है। फलतः प्रत्येक कार्य को जिसे हाथ में लिया गया है वह अभिरुचि, उत्कंठा, मनोयोग एवं उत्साह के साथ संपादित करते हैं। लक्ष्य में लोक कल्याण जुड़े होने के कारण आत्मसंतोष, लोक सम्मान एवं दैवी अनुग्रह की वर्षा इन पर अपने आप होती है। व्यक्तित्व चुंबकीय एवं विश्वस्त स्तर का विकसित होता है। यह मनुष्य के प्रगति क्रम की अंतिम अवस्था है, जिसे प्रतिभा की महासिद्धि की अवस्था कहते हैं, जो समय का कायाकल्प करके वातावरण में नवजीवन का प्राण प्रवाह भर देती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतराल में झांककर देखना चाहिए कि महर्षि पतंजलि द्वारा बताई गई उपर्युक्त 5 अवस्थाओं में उनका अपना स्थान कहाँ पर है, जिसे आगे विकसित किया जा सके और अपने व्यक्तित्व को 5वें स्तर तक देव, मानव, महापुरुषों के समकक्ष तक उठाया जा सके, ताकि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। वस्तुतः जीवन यात्रा में जो अगणित पड़ाव आते हैं, प्राकारांतर से उन्हीं की विवेचना महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित इन 5 अवस्थाओं में हुई है। आज के मनोविज्ञान की कसौटी पर यदि इन 5 स्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो इन्हें अचेतन, चेतन, अवचेतन, सचेतन, सुपर चेतना की परिधि में बांटा जा सकता है। जिन भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन दृष्टा ऋषिवर ने किया, उनसे गुजरते हुए हमारे आसपास के लोग ही हमें दिखाई देंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजी नाम की मनोविज्ञान की शाखा इन्हीं लक्षणों का वर्णन कर उन्हें न्यूरोटिक, साइकोटिक, साइकोसोमेटिक, डेमेंटिक, मेंटली रिटार्डेड आदि नामों से समझाती रही है। मूल तत्व दर्शन एक ही है कि मनुष्य अनगढ़ है, भटका हुआ है, किंतु सुगढ़ बनने की व प्रगति के मार्ग पर चल पड़ने की अनंत संभावनाएं उसमें विद्यमान है। कालिदास व वरदराज जैसे मूढ़ जब प्रतिभा संपन्न बन सकते हैं, तो क्यों नहीं हर व्यक्ति उस दिशा में अध्यवसाय करता है। कुसंस्कारों की मलिन परत का अनावरण कर व्यक्ति यदि अंतः क्षेत्र को जगा सके, तो प्रतिभा की चरम शिखर पर पहुंच सकने का पथ निश्चित ही प्रशस्त हो सकता है। मन से मन का योग। अलाबामा, अमेरिका राज्य के गार्ड्सडेन नगर के पास एक गांव में रहने वाले एक हाई स्कूल के विद्यार्थी को अपने मित्र को चिढ़ाने की सूझी। कोयल बोलती है तो उसको चिढ़ाने के लिए गांव के बच्चे उसी की ध्वनि और लहजे में जब वह कुहू करती है तो वह स्वयं भी कुहू करते और बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी विनोद के भाव में इस विद्यार्थी ने भी अपने मित्र को चिढ़ाना प्रारंभ किया,
पर उसकी प्रक्रिया अन्य लोगों से न केवल भिन्न थी अपितु विलक्षण भी थी, जिसे अतीन्द्रिय क्षमता ही कहा जा सकता है। फ्रैंक रेंस नामक इस विद्यार्थी की विशेषता यह थी कि वह अपने साथी के कुछ भी बोलने के साथ ही हूबहू वही शब्द उसी लहजे में और बिना एक क्षण का विलंब किए उसके अक्षरों से अक्षरों की ताल बिठाते हुए मानो उसके मन में भी उस समय वही भाव उठ रहे हों जो वह दूसरा साथी व्यक्त कर रहा था, बोलने लगता था। इस घटना को प्रस्तुत करते हुए भारतीय योग दर्शन की उपलब्धियों की ओर सहज ही ध्यान आकर्षित हो जाता है और मानना पड़ता है कि मन, जो कि एक व्यापक शक्ति है, यदि उसे एकाग्र करके उस पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके तो मनुष्य ऐसी न जाने कितनी ही अतीन्द्रिय क्षमताएं अपने आप में विकसित कर सकता है जो दूसरों को कौतूहल सी लगे। दूसरों के मन की बात तत्काल जान लेना भी उसका एक लाभ है। उसका रहस्य समझाते हुए महर्षि वशिष्ठ लिखते हैं, हे राजन, यह मन दृढ़ भावना वाला होकर जैसी कल्पना करता है उसको उसी आकार में उतने समय तक और उसी प्रकार का फल देने वाला अनुभव होता है। फ्रैंक रेंस ने यद्यपि इस जन्म में किसी प्रकार का ना तो योगाभ्यास किया है और ना ही उसे मन की एकाग्रता के भारतीय तत्व दर्शन का ही ज्ञान है। उसे जो कुछ प्राप्त है उसे पूर्व जन्मों की साधना का संस्कार ही कहा जा सकता है। पर एक बात निर्विवाद है कि उसकी मानसिक एकाग्रता और स्मरण शक्ति दोनों ही आश्चर्यजनक है। अतीन्द्रिय क्षमताओं की जांच करने वाले कई विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने उनकी जांच की तो वह यह नहीं बता पाए कि इसका रहस्य क्या है। स्वयं फ्रैंक रेंस भी नहीं जानता था, पर उसकी दृढ़ एकाग्रता इस बात का प्रमाण है कि उसमें यह संस्कार अनायास ही नहीं पूर्व जन्मों के ही हो सकते हैं। वह जब पढ़ते थे तभी एक बार के अध्ययन से पूरी पुस्तक अक्षरशः कंठस्थ कर लेते थे। एक बार परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न आया जिसे वे नहीं जानते थे। उस समय इस अतीन्द्रिय क्षमता ने साथ दिया। एक दूसरे विद्यार्थी के मुख की भाव भंगिमा को देख देख कर उसने जो कुछ लिखा था वही स्वयं भी परीक्षा पुस्तिका में लिख दिया। विद्यार्थी जीवन में ही उन्हें अपनी इस अतीन्द्रिय क्षमता का सार्वजनिक प्रदर्शन करना पड़ा और शीघ्र ही वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक पहुंच गए। जिसने भी उनका कार्यक्रम देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। पाश्चात्य लोग जिज्ञासु होते हैं, पर दिक्कत यह है कि उन्हें आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान नहीं। कदाचित उन लोगों को भारतीय योग विद्या के सिद्धांतों की वैज्ञानिक जानकारी दी जाए तो वे भारतीय योग का न केवल स्वागत करें वरन प्रयोग के लाभ भी उठाएं। यह तो हम भारतीय ही हैं जो अपने इस महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान से कुछ लाभ नहीं उठा पाते। डरते रहते हैं कि कहीं इस दिशा में जाकर वैराग्य धारण न करना पड़े। लौकिक जीवन की सुव्यवस्थित तैयारी में भी योग से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यह अभी हम भारतीयों को ही पता नहीं, विदेशी तो बाद की बात है। फ्रैंक रेंस की विशेषता यह है कि वह केवल अमेरिकी भाषा जानते हुए भी दुनिया भर की तमाम भाषाओं में बोलने वाले के साथ वही अक्षर बिल्कुल वैसे ही उच्चारण और भाव भंगिमा के साथ दोहरा देते हैं। एक बार प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जेरी ल्यूबिर ने एक कार्यक्रम रखा। इसमें जिना लोलो ब्रिगिडा नामक एक स्त्री ने भाग लिया। ब्रिगिडा विश्व की अनेक भाषाएं बोल लेती थी। उन्होंने पहले तो एक एक भाषा के वाक्य बोले जिन्हें रेंस ने उनके उच्चारण के साथ ही दोहरा दिया। तब फिर वह खिचड़ी बोलने लगी जिसमें थोड़ी इंग्लिश भी थी, हिंदी, रशियन, जर्मन और फ्रेंच भी। आश्चर्य की खिचड़ी भाषा के खिचड़ी वाक्य विन्यास को भी उन्होंने ज्यों का त्यों दोहरा दिया। विवरण मार्च सन 1968 ईस्वी के अंक में हिंदी डाइजेस्ट ने भी छापा था। एक बार किसी दर्शक ने कह दिया कि रेंस बोलने वाले के ओठों की हरकत से बोले जाने वाले शब्द का अनुमान करके उच्चारण करता है। यद्यपि
रेंस बोलने वाले के इतना साथ बोलता है कि अनुमान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर भी उन्होंने तब से अपना मुंह उल्टी दिशा में करके बोलना प्रारंभ कर दिया और इस तरह यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया कि मन यदि शुद्ध है तो जैसे जल भंवर का रूप धारण कर लेता है, वह जिस वस्तु की जैसी भावना करता है वह अविलंब वैसी ही हो जाती है और दूसरे के मन की बात अपने मन में उतर आती है। यह केवल दृढ़ भावना से ही संभव नहीं, मन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। अशुद्ध मन शक्तिहीन होता है, वह दूसरे के मन के साथ एक रस संगम नहीं कर सकता। फ्रैंक रेंस का आहार विहार बहुत शुद्ध, प्रकृति सात्विक और विचार बड़े धार्मिक हैं। वे स्वयं यह बात मानते हैं कि जो वह दिखा देते हैं वह एकाएक नहीं हो जाता, वरन पहले मैं उसकी तैयारी करता हूँ। यदि मेरा आहार विहार कभी अशुद्ध हो जाए तो मैं इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसलिए जब वे कार्यक्रम रखते हैं उन दिनों पूर्ण पवित्रता का ध्यान रखते हैं। एक बार न्यूयॉर्क में उनकी अद्भुत परीक्षा ली गई। एक डॉक्टर नियुक्त किया गया। उसने एक लगभग 20 पेज का वैज्ञानिक लेख तैयार किया जिसमें चिकित्सा शास्त्र के ऐसे कठिन शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया गया था जिनकी सर्वसाधारण को जानकारी तो दूर, बड़े बड़े डॉक्टर तक शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते थे। डॉक्टर एक कोने में खड़े हुए और फ्रैंक रेंस दूसरे कोने में। रेंस के सामने टेप रिकॉर्डर था और मुंह डॉक्टर से उल्टी दिशा में, अर्थात वह डॉक्टर को देख भी नहीं सकते थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। डॉक्टर स्पीच पढ़ता गया, रेंस साथ साथ दोहराते गए। पीछे जब टेप रिकॉर्डर सुना गया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि साधारण शिक्षा वाले रेंस ने वह कठिन उच्चारण भी कितने साफ और स्पष्ट ढंग से कर दिए थे। लोग मनुष्य मन की इस विलक्षण शक्ति पर आश्चर्यचकित रह गए। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय प्रथम आहनिक के 16वें सूत्र में मन की परिभाषा करते हुए लिखा है, एक समय में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता, उसे मन कहते हैं। अर्थात मन एक ऐसी शक्ति है जो एक बार में केवल एक ही वस्तु से तादात्म्य कर सकती है या एक ही ज्ञान को ग्रहण कर सकती है। मन सर्वत्र एक है। मन एक बार में केवल एक ही ज्ञान कर सकता है। इसके अनुसार यदि मन को सभी बाहरी चंचलताओं से हटाकर एकाग्र किया जा सके तो सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म क्षमताओं को अतीन्द्रिय रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आँख जो देखती है, कान जो सुनते हैं, जिह्वा जो खाती है, सब मन की ही तो अनुभूति है। आंखें अपने आप देखने की क्रिया विश्लेषण नहीं कर सकती यदि मन ना हो। इसलिए योगी जन किसी भी साधना की शुरुआत मन को एकाग्र करने से प्रारंभ करते हैं। मन एकाग्र हो जाए तो फिर सिद्धियां तो कैसी भी अपने आप उपार्जित की जा सकती हैं। टेलीफोन और टेलीविजन पर भी अपने कार्यक्रम प्रदर्शित करके फ्रैंक रेंस ने उपर्युक्त बातों की सत्यता प्रमाणित कर दी। टेलीफोन पर चाहे कितनी दूर कोई व्यक्ति खड़ा हो, चाहे जिस भाषा में बोलता जाए, हाथ में टेलीफोन पकड़े फ्रैंक रेंस भी उसके साथ ही वह उच्चारण दोहराते चले जाते हैं। यहाँ तो होठ क्या, उस व्यक्ति का शरीर भी हजारों मील दूर होता है। यही बात टेलीविजन पर भी होती है। अब तक उनके टेलीविजन पर लगभग 25 कार्यक्रम हो चुके हैं। जेरी ल्यूइस जॉनसन और जैक पार के साथ उन्होंने आई हैव गॉट अ सीक्रेट और टुनाइट कार्यक्रमों में भी भाग लेकर लोगों को आश्चर्यचकित किया है, पर उनकी इस आश्चर्यजनक क्षमता का उपयोग मात्र मनोरंजन रह गया। उसका उपयोग किसी बड़े कार्य में होना चाहिए था। जैसा कि फ्रैंक रेंस स्वयं कहते हैं, मेरे भीतर से ऐसी आवाज़ आया करती है कि आगे एक ऐसा युग आ रहा है जब लोगों में इस तरह की अतीन्द्रिय क्षमताएं सामान्य हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि मुझे उसी दिशा में काम करना चाहिए। यह प्रेरणा क्यों उठती है, कहाँ से आती है, यह वे स्वयं नहीं जानते।
शरीर और मन के भीतरी संस्थानों और चक्रों में प्रवेश कर अतीन्द्रिय क्षमताओं की प्राप्ति और अन्य पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने की सामर्थ्य को ईश्व सिद्धि कहा गया है। कुछ योगी इसे ही ज्ञान सिद्धि के नाम से पुकारते हैं। यह मन को पूर्ण एकाग्र कर लेने से मिलती है। तीक्ष्ण बुद्धि, तीव्र स्मरण शक्ति, भूत और भविष्य की घटनाओं को जान लेना, समीपवर्ती परिस्थितियों का समान रूप से ज्ञान, पूर्व जन्मों की स्मृतियां, अंतःकरण में निष्प्रह प्रेम और वैराग्य की जागृति, ये उसके प्रभाव हैं। सब प्राणियों के मनोगत भावों को जान लेना मन की एकाग्रता का बहुत स्थूल लाभ है। वस्तुतः बंधन मुक्ति, स्वर्ग और सद्गति का कारण भी शास्त्रकारों ने मन को ही माना है। इन्हें प्राप्त करना ही इस शक्ति की सार्थकता है। मन की कई परतें हैं, उसके एक से बढ़कर एक उच्च स्तरीय आयाम हैं, जैसे चेतन, अचेतन, अतिचेतन, सुपर चेतन आदि। इनमें से अचेतन मन की उच्च स्तरीय सत्ता में सूक्ष्म जगत के साथ संबंध जोड़ने की क्षमता है। दृश्य जगत का व्यवहार मन और बुद्धि के सहारे चलता रहता है। शरीर की निर्वाह व्यवस्था को यथाक्रम सुसंचालित बनाए रहने का काम मस्तिष्क के पिछले भाग में अवस्थित अचेतन क्षमता चलाती रहती है। इससे आगे का उच्च स्तर, जिसे दिव्य चेतन कहते हैं, विशिष्ट शक्तियों से भरा पूरा है। सामान्यतः वह कुंभकर्ण जैसी गहन निद्रा में पड़ा रहता है। यदि उसे जागृत होने का अवसर मिल जाए तो व्यक्तित्व को देवोपम बनाने से लेकर चमत्कारी शुद्ध पुरुषों जैसे अलौकिक स्तर का ज्ञान और कर्म का परिचय दे सकता है। विज्ञानमय कोश की जागरण साधना इसी दिव्य चेतना को समुन्नत बनाने की प्रक्रिया का नाम है। मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारी सचेतन अवस्था कॉन्शियस स्टेट से गहरी एक अन्य चेतना है, जो अचेतन अवस्था अनकॉन्शियस स्टेट कहलाती है। सचेतन अवस्था किसी समुद्र में तैरते विशाल हिमखंड, ग्लेशियर या आइसबर्ग का ऊपर निकला हुआ दशमांश भाग है और अचेतन अवस्था समुद्र की ऊपरी सतह के नीचे पानी में छिपे फैले ग्लेशियर का शेष विशाल भाग है, जो सचेतन से 9-10 गुना बड़ा है। ग्लेशियर का कुछ हिस्सा पानी की ऊपरी सतह को कुछ ऊपर से कुछ नीचे से छू रहा होता है। यही सचेतन अचेतन के बीच की अवचेतन अवस्था सबकॉन्शियस है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि कथित गुह्य शक्तियां वस्तुतः अत्यंत शक्तिशाली अचेतन मस्तिष्क की ही करामातें हैं। मृतात्माओं, देवात्माओं से संपर्क के ठोस प्रमाण भी उपचेतन एवं अवचेतन की अज्ञात सामर्थ्य का ही परिणाम है। सम्मोहन, अतीन्द्रिय अनुभूति परक स्वप्न समस्याओं का अचेतन मस्तिष्क द्वारा आकस्मिक समाधान, किसी निश्चित समस्या पर मनन करते हुए सो जाने पर अचेतन मस्तिष्क द्वारा सोते समय ही उसका कोई ऐसा समाधान ढूंढ निकालना जो जागने पर बुद्धि पटल पर स्पष्टतः उभरकर विस्मित कर दे, आदि सभी के प्रति वैज्ञानिकों की मान्यता यही है कि वे अवचेतन मस्तिष्क की गतिविधियां हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।